331 साल और सिर्फ एक ही राजवंश। जरा सोचिए, ये कितना लंबा वक्त होता है। ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जो पीढ़ियों तक, सदियों तक चलता रहा। और इसी साम्राज्य ने दुनिया को दिया ताजमहल, एक ऐसी इमारत जो आज भी, सदियों बाद भी प्यार और खूबसूरती की मिसाल है, जिसे देखकर सांसें थम जाती हैं। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और इस शानदार सल्तनत का अंत हुआ एक क्रांति की आग में। तो यह कहानी है बुलंदी की, बेमिसाल कला की और एक दर्दनाक पतन की। तो चलिए, आज हम मुगल साम्राज्य के इस शानदार उदय और फिर उसके नाटकीय पतन की कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस सफर में हम 4 खास पड़ावों पर रुकेंगे। पहले देखेंगे कि साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी, फिर अकबर के सुनहरे दौर को जानेंगे, उसके बाद कला और उसके साथ जुड़े विरोधाभासों को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इस महान साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, साम्राज्य की नींव। देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल नई ताकत हिंदुस्तान में दाखिल हुई। कल्पना कीजिए, साल है 1526 और मैदान है पानीपत का। एक तरफ इब्राहिम लोदी की हाथियों वाली विशाल सेना जो पारंपरिक तरीके से लड़ रही है, और दूसरी तरफ बाबर, तैमूर और चंगेज खान का वंशज। सेना छोटी है, लेकिन उसके पास एक ऐसा तुरुप का इक्का है जो जंग का पूरा नक्शा ही बदल देगा। तोपें और साथ में अनुशासित घुड़सवार सेना। और नतीजा, इस नई टेक्नोलॉजी ने, इन तोपों ने पूरा खेल ही पलट दिया। लोधी की हार हुई और बाबर ने हिंदुस्तान में एक नए राजवंश की नींव रखी, मुगल साम्राज्य। लेकिन ये नींव कह सकते हैं काफी कच्ची थी, बहुत नाजुक। बाबर के बेटे हुमायूं को शेर शाह सूरी ने बुरी तरह हराया और 15 साल के लिए देश से ही निकाल दिया। एक पल को तो लगा कि मुगल साम्राज्य की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। मगर फिर आता है कहानी का दूसरा अध्याय, अकबर का सुनहरा दौर। एक ऐसा वक्त जब साम्राज्य को सच में एक मजबूत शक्ल दी गई। हुमायूं के बाद तख्त पर बैठा अकबर, और उसने आते ही साम्राज्य की पूरी तस्वीर बदल दी। उसकी सोच अपने वक्त से बहुत आगे थी। उसने सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई, जिसका मतलब था सबसे शांति। गैर मुसलमानों पर जो जजिया टैक्स लगता था उसे हटा दिया, राजपूत घरानों से रिश्ते बनाए और एक कमाल का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जिसे मनसबदारी कहते हैं। इन्हीं सब वजहों से अकबर ने एक विशाल और खुशहाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। अच्छा, अब कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। तीसरा अध्याय, कला और विरोधाभास। यानी एक तरफ तो बुलंदी और दूसरी तरफ पतन की शुरुआत। अकबर के पोते शाहजहां के दौर में मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर अपने शिखर पर था। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ये सारी शानदार इमारतें उसी दौर में बनी। कह सकते हैं कि यह साम्राज्य का सबसे भव्य, सबसे चमकदार दौर था। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक कड़वा सच भी था। इन आलीशान इमारतों को बनाने का पैसा कहां से आ रहा था? जवाब था आम लोगों पर लगाए गए भारी टैक्स से। और इसी बोझ के नीचे जनता में गुस्सा धीरे धीरे पनप रहा था। शाहजहां के बाद आया औरंगजेब, और उसने साम्राज्य की पूरी दिशा ही मोड़ दी। यहां देखिए, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ अकबर, जो सुलह-ए-कुल यानी सबके साथ शांति की बात करता था, जिसने जजिया टैक्स हटा दिया, और दूसरी तरफ औरंगजेब, जिसने धार्मिक कट्टरता पर जोर दिया और जजिया टैक्स वापस लगा दिया। और यह भी एक बड़ा विरोधाभास है। देखिए, औरंगजेब के राज में मुगल साम्राज्य ने अपना सबसे बड़ा फैलाव देखा, मतलब जमीन के हिसाब से वो सबसे बड़ा था। लेकिन उसकी नीतियां और लगातार चलती लड़ाइयों ने साम्राज्य को अंदर से ही खोखला करना शुरू कर दिया था। और बस यहीं से हम कहानी के आखिरी अध्याय में पहुंचते हैं। चौथा भाग, साम्राज्य का पतन, एक लंबी धीमी गिरावट। औरंगजेब के बाद तो मानो सब ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। पहले तो एक के बाद एक कमजोर बादशाह आए, फिर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे विदेशी हमलावरों ने दिल्ली को लूटा, तबाह कर दिया। और इस सारी उथल-पुथल के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। और फिर 1857 की क्रांति ने इस महान साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोक। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बनाया और रंगून भेज दिया। और बस यहीं पर 331 साल पुराने एक महान साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है
है ना? कि आखिर कैसे एक साम्राज्य जो 300 साल से भी ज्यादा चला, जिसने दुनिया को ताजमहल जैसा अजूबा दिया, वो आखिर इतिहास के पन्नों में खो गया। शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। हर बुलंदी के बाद ढलान जरूर आती है।